आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी बुक के इंग्लिश की बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। और इसके राइटर फ्रेंच हैं जिनका नाम है अल्फोंसे डॉडी। टी इसमें साइलेंट रहेगा। इस चैप्टर ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में दो मुख्य कैरेक्टर्स हैं। एक तो फ्रांस है जो स्टूडेंट है, आप ही लोग के जैसा है। उसका पढ़ने में बहुत मन नहीं लगता है। और उसके टीचर हैं एम हैमल। तो एम हैमल ने उस बच्चे से और बाकी सब बच्चों से ये कहा था कि हम लोग पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको आप लोग पढ़ के आइएगा। और फ्रांस को बिल्कुल भी पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं मालूम था और इसलिए वो चाहता था कि क्लास ना अटेंड करे, क्योंकि वो बाहर उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। जंगल को देखना, जंगल के एकदम किनारे पे एक एज पे चिड़िया चहचहा रही हैं और तमाम नेचर दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे सैनिक वहाँ अभ्यास कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उसको बहुत लुभा रही थी, लेकिन वो इन सब चीज़ों से अपने आप का अपना मन हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसमें वो सफल भी रहा। उसने आत्मनियंत्रण से अपने को वहाँ से, अपना दिमाग वहाँ से हटाया और वो स्कूल की तरफ चला। वहाँ पे जा कर के उसको जो नज़ारा दिखा और जो चीज़ें उसके सामने आई वो देख कर के दंग रह गया था। और इसलिए ये स्टोरी जो है, अंत में, इस स्टोरी के अंत में हम लोग ये सीखेंगे कि हम अपने देश के प्रति या अपनी मातृभाषा के प्रति कितने समर्पित रहें और हमारे सामने जो भी कर्तव्य आए उनको हमें तुरंत ही करना चाहिए। हो सकता है आगे आपको उन कर्तव्यों को पूरा करने का मौका ही ना मिले, इसलिए अपने काम को डिफरेंट है। ये बड़ा खूबसूरत चैप्टर है। राइटर ने बहुत ही सुंदरता से बच्चों के भाव को, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके भाव को व्यक्त किया है कि बच्चे जो है अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, पढ़ाई से भागते हैं। और इस चैप्टर के अंत में राइटर ने उसको बताया है कि जिस चीज़ से हम भाग रहे होते हैं वो चीज़ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये हमें तब समझ में आता है जब वो हमारे पास नहीं होती है। तो इस चैप्टर का मैं आपको पूरी एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन पूरी तरह से समझाऊंगी। हर शब्द का मीनिंग बताते हुए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको इसको समझने में दिक्कत ना हो। ख़ास तौर से बच्चे आंसर्स नहीं लिख पाते हैं क्योंकि उनको शब्द ही नहीं समझ में आते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर शब्द का मीनिंग पता हो, तो आपको आंसर्स को रटना ना पड़े, उनको समझ। I started for school very late that morning. उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से चला। स्टार्टेड मतलब चला। आई कौन है? आई इस चैप्टर के राइटर का नाम है अल्फोंसे डॉडी। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और बहुत ज़्यादा भयभीत था कि किस बात का? डांट खाने का। क्यों डांट खानी थी? स्कोल्डिंग मतलब डांट खाना। और क्यों डांट खाने का डर था? स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। खास तौर पर इसलिए डर था क्योंकि एम हैमल यानी कि टीचर ने ये कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसका पहला अक्षर भी नहीं मालूम था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। फॉर अ मोमेंट मतलब 1 मिनट के लिए मैंने सोचा भाग जाए। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और बाहर कहीं समय बिताएं। स्पेंड मतलब बिताना, तो बाहर कहीं समय बिताएं।
इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, इतना गुनगुनाहट थी बाहर, कितना चमक थी, यानी कि बड़ा ब्राइट सन था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. बर्ड्स जो थी एकदम जंगल के किनारे एकदम चहचहा रही थी खूब जोर जोर से. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रेशियस सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और एकदम खुले खेत में सॉ मिल यानी कि आरा मशीन के पीछे प्रेशियस सोल्जर्स जो थे, यानी प्रशा के यानी बाहरी सोल्जर्स जो थे, वो क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, यानी अपना अभ्यास कर रहे थे. अब इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग. अब ये सारी दुनिया उस बच्चे के लिए बड़ी लुभावनी लग रही थी. और दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, मतलब कि वो पार्टिसिपल्स जो है कौन ग्रामर पढ़े, ग्रामर से तो कहीं ज़्यादा लुभावना ये सारी दुनिया लग रही थी. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. लेकिन मेरे पास वो शक्ति थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं. रेजिस्ट मतलब कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल था. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और फटाफट स्कूल की तरफ चल पड़ा, तेजी से दौड़ा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब जब टाउन हॉल से होकर गुजरा मैं, तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड यानी कि जहाँ न्यूज़ लगी रहती थी उसके पास में बड़ी भीड़ दिखाई दी. क्राउड मतलब भीड़. For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 साल से हम लोगों की जितनी भी खराब खबरें थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी. ये उस समय की बात है जब नेट नहीं था, जब मोबाइल नहीं था. लोग इसी तरह से खबर दिया करते थे. हर एक के पास रेडियो भी नहीं हुआ करता था, तो मैं मुख्य मुख्य जगहों पर बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ इस तरह से लगा दी जाती थी. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping. अब कौन कौन सी खराब खबरें थी, जो युद्ध हम हार गए, या जो ड्राफ्ट आया कि नई चीज़ क्या आपके ऊपर लागू होगी. द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर था वो कौन कौन से नए ऑर्डर हमारे ऊपर ला देगा. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. अब मैं सोचने लगा कि बगैर रुके मैं सोचने लगा कि अब क्या समस्या हो गई, अब कौन सी बात हो गई. देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट आई कुड गो, और बस जैसे ही मैं तेजी से चला, जितनी तेज चल सकता था, द ब्लैकस्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी. वहाँ पे एक ब्लैकस्मिथ खड़ा था, यानी कि लोहार खड़ा था, और वॉचर था, उसका अटेंडेंट था उसके साथ में, यानी कि जो जिसको वो सिखा रहा था. अप्रेंटिस मतलब सीखने वाला व्यक्ति, तो उसको सिखा रहा था, और वो भी वहाँ खड़ा बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था. उसने मुझे बुलाया, पीछे से बुलाया, कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, आई थॉट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेनिटी ऑफ टाइम. तो उसने मुझे पीछे से बुलाया, इतनी जल्दी नहीं करो बच्चे. बब मतलब ऐसे प्यार से भरा हुआ शब्द. You'll get to your school in plenty of time. बड़े आराम से स्कूल पहुंच जाओगे तुम. Usually when school began, मतलब आमतौर से जब स्कूल शुरू होता था, there was a great bustle. बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती थी, बहुत ज़्यादा चहलकदमी रहती थी. which could be heard out in the street. which could be heard out in the street. जो इतना ज़्यादा चहलकदमी, इतना शोरगुल होता था कि वो बाहर तक सुनाई पड़ता था. और द ओपनिंग एंड closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better. क्या क्या आवाज़ें हुआ करती थी कि जो पहले डेस्क हुआ करती थी, जिनमें कि एक ऊपर दरवाज़ा टाइप का होता था,
कि उसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, उसके नीचे सामान रख सकते हैं। तो उसको फटाफट खोलने की, बंद करने की, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक स्वर में बार बार लेसन्स को पढ़ना, जोर जोर से कोई पोएम पढ़ना, चैप्टर पढ़ना। तो यूनिसन मतलब एक स्वर में आवाज़ हुआ करती थी, वेरी लाउड, बहुत ऊंची आवाज़, विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और कैसे पढ़ते थे? कान पे हाथ रख लिया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके पढ़ते थे कि केवल अपनी ही आवाज़ जो है खूब ऊंची हो जाए और कहीं और कंसंट्रेशन ना बिखरे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का जो रूल था, फुट रूल जो हुआ करता था, वो टेबल पे एकदम फटाफट फटाफट बजता रहता था। यानी कि पहले के स्कूल क्लासेस में टीचर जो थे हाथ में स्केल लेकर के ज़रूर पढ़ाते थे, बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल। अब मगर आज अभी इस समय एकदम सब शांत, कोई आवाज़ नहीं आ रही। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. अब इन्होंने किस पर विश्वास करा था? काउंट मतलब होता है किसी चीज़ पर भरोसा करना, विश्वास करना। अब ये किस चीज़ पर भरोसा कर रहे थे कि इतना शोरगुल होगा, कॉमोशन होगा, तो मैं अपनी सीट पर बगैर किसी के नोटिस में आए, बगैर मुझे कोई देखे, उसके बगैर मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब चीज़ इतनी शांत, क्वाइट मीन्स शांत, इतनी शांत थी कि जैसे संडे की सुबह। Through the window, I saw my classmates already in their places. विंडो से झांक कर मैंने देखा, यानी ये बाहर था जो स्टूडेंट है, यानी कि जो राइटर है, उसने अपने आप को आई लिखा हुआ है कि मैं कौन है? राइटर है। तो उसने झांक कर के देखा, वहाँ क्या हो रहा था कि सारे उसके सहपाठी, क्लासमेट्स मतलब सहपाठी, अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और M. Hamill यानी उसके टीचर क्या कर रहे थे? आगे पीछे ऊपर नीचे क्लासरूम में अप एंड डाउन कर रहे थे, और अपने हाथ में जो उनका लोहे वाला रूलर था, उसको टेरिबल, भयंकर जो उनका रूलर था, उसको अपने बगल में दबाए हुए चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एनीबडी। तो मुझे तो दरवाज़ा खोलना ही था और अंदर जाना ही था, सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब एकदम शांत क्लास है, उसमें मैं देर से पहुंचा, तो मुझे कितना शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और कितना मैं डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, मगर कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमिल ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, अपनी जगह पे जाओ जल्दी से बच्चे या छोटा फ्रेंड्स, तुम जल्दी जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम लोग तो तुम्हारी अनुपस्थिति में ही शुरू करने जा रहे थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं तो एकदम कूद कर गया अपनी बेंच पर और जाकर बैठ गया। Not still then, when I had got a little over my fright. उस समय तक भी मैं अपने डर पे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जीत नहीं पाया। फ्राइट मतलब डर। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat?
और तब उसने देखा, बैठा मतलब वो मैं अपनी जगह पे बैठा भी नहीं था, अपना थोड़ा सा डर भी नहीं निकला था, कि तभी मैंने देखा कि उनके टीचर ने क्या पहना हुआ था, अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था. हिज frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो ये कपड़े यानी कि फ्रिल्ड शर्ट थी, ब्लैक सिल्क कैप थी और सब एम्ब्रॉयडरी करा हुआ था, उसमें सब कढ़ाई करी हुई थी. और ये कब पहनते थे? जब कि कोई इंस्पेक्शन होता था या फिर कोई प्राइज डे होता था, जब प्राइज दिया जाता था. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इस एक चेंज के अलावा बाकी पूरा स्कूल, बिसाइड्स मतलब उसके सिवाय, पूरा स्कूल बड़ा अजूबा सा लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था और बिल्कुल शांत. सोलम मतलब शांत. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. मगर मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ दिया वो था बैक बेंचेस पे जो हमेशा खाली रहती थी. और वहाँ आज कौन बैठा था? विलेज पीपल बैठे थे, गांव के लोग बैठे थे, सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, एकदम शांत बैठे थे जैसे कि हम लोग, यानी जैसे स्टूडेंट्स बैठे थे. ओल्ड हाउसर विद हिज 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. मतलब पुराने लोग जो थे, हाउसर बैठा था, पोस्टमास्टर बैठा था और बहुत से और लोग बैठे थे. Everybody looked sad. सब लोग बहुत दुखी थे. And Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges. और हाउसर जो था, and Hauser had brought an old primer, यानी कि अपनी पुरानी किताब एक लेकर के आया था जो कि कॉर्नर्स पे, थम्ड एट द एजेस, उसको पकड़े हुए था कायदे से, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसको अपने घुटनों पे उसने खोल के रखा हुआ था. विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसमें जो उसके चश्मा था वो उन्हीं पन्नों पर रखा हुआ था. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, I मतलब मैं, जो राइटर है, वो ये सब देख करके बड़ा ताज्जुब कर रहा था कि सोच रहा था कि ये सब क्या है, लोग पीछे क्यों बैठे हैं, गांव वाले पीछे क्यों बैठे हैं. तब तक मिस्टर एम हैमिल, जो उनके टीचर थे, वो चेयर पे बैठ गए. माउंट मतलब चढ़ गए, बैठ गए. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उतनी ही गंभीर और सज्जनता से भरी हुई आवाज़ में बोले, said, My children, this is the last lesson I shall give you. मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. ऑर्डर आया है बर्लिन से. बर्लिन मतलब उस समय के जर्मनी की राजधानी. वहाँ से ऑर्डर आया है कि अब अल्सेस और लोरेन, जो कि फ्रांस के शहर हैं, अब उनको जर्मनी ने छीन लिया था, तो अब अल्सेस और लोरेन में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमोरो, और नए मास्टर जो हैं वो कल आएंगे. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. ये आप लोगों का आखिरी फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुने.
What a thunderclap these words were to me. ये जो शब्द थे जो मिस्टर एम हैमिल ने बोले थे वो एकदम जैसे कि बिजली के समान मेरे ऊपर गिरे, थंडर क्लैप के समान. ओह, द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. अच्छा, तो ये सारे दुष्ट लोग वो टाउन हॉल पे यही नोटिस लगा रहे थे. पुट अप मतलब लगाना या आगे दिखाना, ऐसे लगा रहे थे. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन. वाई, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. अभी तो मुझे मुश्किल से लिखना ही आया है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. और अब तो मैं कभी भी सीख नहीं पाऊँगा. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. और मुझे तो रुक जाना चाहिए. ओह, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स. और आज मुझे कितना अफसोस हो रहा है अपने लेसन्स ना पढ़ने का, अपने पाठ ना पढ़ने का. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. और किस लिए नहीं पढ़ा था कि मैं चिड़ियों के अंडों के पीछे भाग रहा था, उनको बटोरने में लगा हुआ था. और सार क्षेत्र में स्लाइड पे जाने के लिए, वहाँ पे फिसल पट्टी पे जाने के लिए, तो मुझे उसमें उस सब में मज़ा आ रहा था, तो मैंने अपना पाठ नहीं पढ़ा. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो. मेरी किताबें जो थोड़े समय पहले तक मुझे कितनी ख़राब लगती थी, एकदम परेशान करती थी, न्यूसेंस थी मेरे लिए. सो हैवी टू कैरी, इतना भारी लगती थी लाने ले जाने में. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. और मेरी ग्रामर बुक और वो मेरी हिस्ट्री की बुक जिसमें सेंट्स के बारे में लिखा था, वो सब अब मुझे एकदम फ्रेंड्स के जैसे लगने लगे हैं. और मैं अब उनको छोड़ना नहीं चाहता, गिव अप नहीं करना चाहता. आई कुडंट गिव अप. एंड एम हैमिल too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और जैसे ये आइडिया और ये विचार जब आया कि एम हैमिल को अब मैं दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा, तो मुझे जो है, मैं सब कुछ उनकी जितनी भी उनसे मुझे समस्या थी वो सब मैं भूल गया कि वो कैसे रूलर चलाते थे, कैसे रूलर पटकते थे, या फिर वो कितने सनकी थे. क्रैंकी मतलब सनकी. Oh man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. बेचारा व्यक्ति, इस लास्ट लेसन के ऑनर में ही उन्होंने आज ये अपने अच्छे कपड़े पहने थे. पुट ऑन मतलब पहना, अच्छे कपड़े पहने हुए थे जो कि वो संडे को पहनते थे. And now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मुझे समझ में आया कि इस रूम के पीछे की साइड में वो बूढ़े लोग गांव के क्यों बैठे हुए थे. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. इसलिए बैठे थे कि वो बहुत दुखी थे, वो भी दुखी थे कि वो स्कूल आगे क्यों नहीं गए, आगे उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं करी. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. ये उनका अपना एक तरीका था अपने मास्टर के लिए जिन्होंने 40 साल अपनी सर्विस में लगाए, इतना वफादारी से सर्विस करी. एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. और अपने देश के लिए भी वो रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे, वो देश जो अब उनका नहीं था, यानी अल्सेस और लोरेन में जहाँ वो रहते थे अब वो उनका नहीं था. While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब सोच रहा था तो मुझे अपना नाम सुनाई पड़ा कि मेरा नाम कोई बुला रहा है. It was my turn to recite. ये मेरा टर्न था
रेसिटेशन का, रिसाइट करने का, उच्चारण करने का. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? अब मैं तो बहुत ज़्यादा जो ड्रेडफुल रूल्स थे पार्टिसिपल्स के वो मैं बोल ही नहीं पा रहा था. वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक. बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना है, बगैर मिस्टेक के बोलना है, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. और मैं जब खड़ा हुआ तो पहले ही शब्दों में गड़बड़ा गया और कंफ्यूज हो गया. और उसके बाद वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपनी डेस्क पकड़े हुए खड़ा रहा. माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. मेरा दिल धड़क रहा था और मैं ऊपर देख नहीं पा रहा था. आई हर्ड एम हैमिल से टू मी. तब मुझे सुनाई पड़ा एम हैमिल ने मुझसे कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ. बच्चे, छोटे बच्चे फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम खुद ही बहुत ख़राब महसूस कर रहे होगे. सी हाउ इट इज़. अब देखो ये सब क्या है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स. हर रोज़ हम लोग अपने आप से क्या कहते थे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. क्या कहते थे, अरे अभी तो बहुत समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, कल पढ़ लेंगे. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और अब देखो अब हम लोग कहाँ आ गए हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस. यही सबसे बड़ी समस्या है अल्सेस के साथ में, यानी उस जगह के साथ में. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. अल्सेस में क्या करते हैं लोग कि अगले दिन के लिए अपनी लर्निंग को, अपने सीखने की चीज़ को छोड़ देते हैं. नाउ those fellows out there will have the right to say to you. और जो वो लोग पीछे जो लोग बैठे हैं गांव के, अब उनको अधिकार है तुम्हें ये बताने का कि कैसे पढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए. हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन. अब जो वो लोग जो बाहर हैं, जो एकदम बाहर से आए हुए जर्मन्स जो हैं, अब उनको अधिकार है ये कहने का कि देखो ये कैसे तुम दिखावा करते हो. प्रिटेंड मतलब दिखावा करते हो, तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो. एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. ना तुम लिख सकते हो और ना बोल सकते हो अपनी ही भाषा. बट यू आर नॉट द वर्स्ट. और केवल तुम ही ऐसे नहीं हो, तुम्ही ने इतना ख़राब काम नहीं किया. पुअर लिटिल फ्रांस. सुनो बेचारे बच्चे, ये केवल तुम्ही ने इतना ख़राब काम नहीं किया है. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद. हम सब को अपने आप को धिक्कारना चाहिए. रिप्रोच मतलब धिक्कारना चाहिए. योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि वो तुम्हें पढ़ने को भेजें, तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत चिंतित थे, एंग्शियस नहीं थे. They prefer to put you to work on a farm or at the mills. वो उन्होंने क्या प्रेफर करा, उन्होंने किस चीज़ को प्रेफरेंस दिया कि तुम फार्म पे काम कर लो, तुम मिल पे काम कर लो, so as to have a little more money, जिससे कि थोड़ा और पैसा आ जाएगा. And I have been to blame also. और मुझे भी ब्लेम करना चाहिए, मैं भी इसका दोषी हूँ. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए, अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, बजाय इसके कि मैं तुमसे कहता कि तुम अपना पाठ याद करो. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, मछली मारने के लिए जाना चाहता था, तब क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दे दी. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल went on to talk of the French language. और फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ और बहुत सारी चीज़ें बताते गए कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते चले गए. saying that it was the most beautiful language in the world. कहते रहे कि ये दुनिया में सबसे खूबसूरत भाषा है. the clearest, the most logical, सबसे ज़्यादा क्लियर, एकदम स्पष्ट भाषा है. और ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी है. लॉजिकल मतलब
कि इसमें हम पूरे लॉजिक के साथ में पूरा अपना ग्रामर पढ़ सकते हैं. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस. और ये भी बताया कि इस भाषा को हमें अपने बीच में इसको संभाल के रखना, गार्ड करना है. एंड नेवर फॉरगेट इट. और इसको कभी नहीं भूलना है. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, अ पीपल मतलब कि जब एक राज्य के लोग जब एनस्लेव होते हैं, कहीं दास बनाए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. जब तक वो अपनी भाषा पर नियंत्रण रखते हैं, होल्ड फास्ट, उसको बचाए रखते हैं, तब तक ये समझ लो कि उनके पास अपने जो जेल है उससे मुक्ति की चाबी उनके पास है. देन ही ओपनड द ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन. और फिर उन्होंने एक ग्रामर की बुक खोली और हम लोगों को पाठ पढ़ाया. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. और मैं बहुत ज़्यादा ताज्जुब कर रहा था कि मुझे कितना अच्छे से समझ में आ रहा है. हाउ वेल, कितना अच्छे से समझ में आ रहा है. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी. वो जो कुछ भी उन्होंने कहा वो कितना आसान लग रहा था, एकदम आसान. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. और मैंने यही सोचा कि मैंने इतना ध्यान से कभी सुना ही नहीं. एंड दैट he had never explained everything with so much patience. और ये भी सोचा कि शायद इतने धैर्य से इन्होंने कोई भी चीज़ इससे पहले नहीं पढ़ाई. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. और ऐसा लग रहा था कि ये बेचारे हमारे टीचर जाने से पहले अपनी सारी ज्ञान हमको दे जाना चाहते हैं. And to put it all into our heads at one stroke. और चाहते हैं कि एक ही बार में, एक ही स्ट्रोक में सब कुछ हमारे दिमाग में भर दिया जाए. और इसके बाद आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद हम लोगों का लिखने का लेसन था, पाठ था. That day M. Hamill had new copies for us. उस दिन M. Hamill हम लोगों के लिए नई पुस्तिकाएँ लाए थे. Written in a beautiful round hand. बड़ी सुंदर लिखावट में लिखा हुआ था. France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom. ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे झंडे हैं जो सब जगह एकदम फहरा रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं पूरे क्लासरूम में. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अ डेस्क. और हम लोगों की डेस्क के ऊपर रॉड लगी हुई थी, उस पर वो पुस्तिकाएँ लटका दी गई थी. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क. आप देख सकते थे कि हर व्यक्ति कितना ध्यान से काम में लगा हुआ था. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. और कितना शांत था सब कुछ. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स. केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, वो थी कॉपी के ऊपर पेन चलाने की, लिखने की आवाज़ थी. वंस सम बीटल्स फ्लू अवे. एक बार अचानक से कुछ भौरे आ गए. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटल्स वंस. सबसे छोटे जो थे उन लोगों ने भी नहीं ध्यान दिया. हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. जो कि फिश हुक्स पर काम कर रहे थे और एज इफ दैट वाज फ्रेंच. ऐसे ध्यान से कर रहे थे जैसे कि वो भी फ्रेंच ही हो गया, फ्रेंच लैंग्वेज हो गई. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो. छत के ऊपर कबूतर कूइंग कर रहे थे, मतलब गुटरगू कर रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ. और मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन. क्या ये जो बाहरी लोग, जर्मन लोग आ रहे हैं, ये कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे? तो ये बड़ी विचित्र सी बात उस बच्चे के दिमाग में आई. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. जब भी लिखने के बीच में मैंने आँख उठा करके देखा तो ये पाया कि एम हैमिल एकदम
स्थिर बैठे हुए हैं, बिना हिले डुले, मोशनलेस हो रहे हैं, अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, गेजिंग मतलब एक टक देख रहे हैं, कभी एक चीज़ देख रहे हैं, कभी दूसरी चीज़ देख रहे हैं, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. ऐसा लग रहा था कि वो हर एक चीज़ जो उस रूम में है उसको दिमाग में बैठा लेना चाह रहे थे, फिक्स कर लेना चाह रहे थे. Fancy. For 40 years he had been in the same place. कैसी सुखद कल्पना थी, कैसा उनको विचार आ रहा था कि 40 साल वो इसी जगह पर पढ़ा रहे थे, काम कर रहे थे. With his garden outside, the window and his room in front of him, just like that. और उनका गार्डन एकदम विंडो के ठीक पीछे था, बाहर था, और उनका रूम भी एकदम वही सामने ही था. बस ये सब. Only the desks and the benches had been worn smooth. बस केवल डेस्क और बेंचेस जो थे वो थोड़ी सी स्मूथ हो गई थी, क्योंकि इतने बरसों से इस्तेमाल हो रही थी तो वो थोड़ी सी उखड़ सी गई थी, worn out हो गई थी. The walnut trees in the garden were taller and the hopevine that he had planted himself twined about the windows to the roof. और क्या चेंज हुआ था? जो वॉलनट ट्रीज थे, जो अखरोट के पेड़ थे, वो थोड़े बड़े हो गए थे, और होपवाइन जो था, जो लता थी, वो भी बड़ी हो गई थी और ट्वाइन कर गई थी, विंडोज़ के चारों तरफ एकदम ऐसे लिपट गई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल. उनका दिल कितना दुखी होगा, ब्रोकन हार्ट होगा ये सब छोड़ते हुए. पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ. अब तब उनको सुनाई पड़ा कि उनकी बहन ऊपर रूम में कुछ मूवमेंट कर रही है, पैकिंग देयर ट्रंक पैक कर रही है, मतलब उनके जो बड़े बक्से थे. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे ही, अगले ही दिन उन्हें वो कंट्री, वो जगह छोड़ देनी थी. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन उनको बहुत साहस था हर एक लेसन को आखिरी तक सुनने का. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. राइटिंग के बाद उनका हिस्ट्री का लेसन था. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा, बे, बी, बो, बू. डाउन देयर at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both the hands, spelled the letters with them. ना, जैसे ABCD आपका है उसी तरह से वो पढ़ रहे थे वहाँ पे लेटर्स. तो जो हाउज़र जो पीछे बैठा था, विलेज मैन, वो भी, उसने भी अपने स्पेक्टिकल्स पुट ऑन, मतलब पहने, और अपनी प्राइमर की बुक ली, दोनों हाथ में पकड़ी, और जो वो लेटर्स थे खूब जोर से बोलने लगा, स्पेल द लेटर्स. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. दिखाई पड़ रहा था कि वो भी रो रहा था. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन. उसकी आवाज़ जो थी वो एकदम भावुक हो रही थी, एकदम ट्रेम्बल कर रही थी. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. और वो उसको सुन करके ऐसा लग रहा था कि हम लोग मतलब इस तरह से पढ़ रहा था कि हम लोग हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. ओह, मुझे आज भी वो लास्ट लेसन कितना याद है, कितनी अच्छे से याद है. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. अचानक से जो चर्च पे जो घड़ी थी उसने 12 बजाए. Then the angels. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. और उसी समय हम लोगों को वहाँ से जो एंजल्स, मतलब जो वहाँ से चर्च से जो प्रेयर की आवाज़ आती वो सुनाई पड़ी. At the same moment, the trumpets of the Prussians. और उसी समय जो प्रशियन सोल्जर्स थे, यानी जर्मन सोल्जर्स थे, उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, यानी कि बिगुल की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी. रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अपना अभ्यास करके लौट रहे थे. साउंडेड अंडर आवर विंडोज़. साउंडेड मतलब उनकी आवाज़ आई हमारी खिड़की के नीचे. एम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. एम हैमिल खड़े हो गए, एकदम पीला उनका चेहरा हो गया था, वो चेयर के पास पे खड़े हो गए. I never saw him look so tall.
मुझे वो इतने ज़्यादा असामान्य से, बेतुके से कभी भी नहीं नज़र लाए थे. सो टॉल, है ना, कि वो अजीब से लग रहे थे. माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम. और वो उन्होंने बस ये कहा मेरे दोस्तों, मैं, और ऐसे करके वो एकदम उनका गला रुंध गया. वो बोल नहीं पाए. ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे बोल नहीं पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लिया. एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और पूरी ताकत से, जो भी उनमें ताकत थी, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड. जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा. क्या लिखा? वाइव ले फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद. वाइव ले फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. और फिर वो रुके और फिर दीवार से अपना सर टिकाकर खड़े हो गए. एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. और एक शब्द भी नहीं बोला, केवल हाथ से उन्होंने इशारा करा कि स्कूल पूरा हो गया है, अब आप जा सकते हैं. तो ये लेसन पढ़ करके आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अपना पाठ समय से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी भी देर नहीं करनी चाहिए. ये नहीं मालूम कि कल क्या होगा.